लॉन्ग टर्म मेमोरी मेजरमेंट ऑफ रिटेंशन अर्थात दीर्घकालिक स्मृति में धारणा का मापन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ये बात भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि दीर्घकालिक स्मृति एक स्थायी स्मृति है और इसकी भंडारण क्षमता असीमित होती है। लेकिन हमारे पास कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं और उन्हीं विधियों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी रिट्रीवल किसे कहा जाता है या स्मृति प्रत्याहन से हमारा क्या तात्पर्य है। जब हमारे पास वातावरण से सूचनाएं आती हैं और हमारा मस्तिष्क इन्हें संचित करता है, ज़रूरी नहीं उन सभी सूचनाओं की आवश्यकता हमें उस समय हो, तो हमारा जो मस्तिष्क है इन सूचनाओं को भंडारित कर लेता है और उस समय उसके बारे में भूल जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इन सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाता है और यही प्रक्रिया कि जब सूचनाओं को वापस चेतन स्तर पर लाया जा रहा है तो इसे प्रत्याहन कहा जाता है। लेकिन जो प्रत्याहन होता है वो उतना आसान नहीं होता, क्योंकि सूचना जब भंडारित हुई है उसके बाद से जितना समय बीत गया है उसमें ये रहता है कि समय के साथ शायद वो सूचनाएं धूमिल हो गई हों या भूल ही गई हो। तो उसके लिए हम कुछ विधियों का सहारा लेते हैं जिन्हें हम मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ एलटीएम या स्टडी मेथड्स ऑफ एलटीएम भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और जो प्रमुख मेथड आता है वो है रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड से हमारा तात्पर्य है सूचनाओं को सिंपली याद करने से। रिकॉल एक सबसे सिंपल सीधा साधा मेथड है और इसमें किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, घटना या एक ऐसे तथ्य के बारे में बात करी जाती है जो कि उस समय उपस्थित नहीं होता। और जब इस सूचना के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो ये सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या कोई आप फिल इन द ब्लैंक भर रहे हैं, सामान्य सी जानकारी, कुछ भी हो सकता है। रिकॉल में सभी प्रकार की सूचनाओं को उपस्थित किया जाता है और रिकॉल में जो मेथड है उसमें बगैर किसी संकेत के सूचनाओं को याद किया जाता है। रिकॉल को हिंदी में हम पुनः स्मरण के नाम से जानते हैं और रिकॉल मतलब जो पुनः स्मरण होता है उसको अपने सीखने की आदतों और अपने अभ्यास के द्वारा उत्तम किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रिकॉल जो मेथड है वो कई प्रकार का होता है। पुनः स्मरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला उसमें प्रकार है सीरियल रिकॉल या क्रमिक पुनः स्मरण। इस विधि में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है या कोई भी व्यक्ति जिससे सूचना का पुनः स्मरण कराया जा रहा है उससे सूचनाएं उसी क्रम में उपलब्ध कराने को कहा जाता है जिस क्रम में उसके सामने प्रस्तुत की गई हैं या घटनाएं जिस क्रम में घटित हुई है। और इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी मेमोरी को पूरी तरीके से यूज़ करता है और जो पहले की मेमोरी होती है वो अगली स्मृति के लिए एक संकेत का काम करती है। और सीरियल रिकॉल या जो क्रमिक पुनः स्मरण है वो व्यक्ति को उसी क्रम में, जिस क्रम में सूचनाएं घटित हो रही हैं उसके जीवन में, उसी प्रकार से याद करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल या मुक्त पुनः स्मरण ये सबसे आसान रिकॉल का एक टाइप है जिसमें व्यक्ति सूचना को कभी भी किसी भी क्रम में बता सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कोई सीक्वेंस हो, जैसे आपने कल क्या खाया था, आप कल कहाँ गए थे। इसमें ये रैंडम क्वेश्चनिंग है। इसमें ज़रूरी नहीं कि पहले मैंने ये किया था, फिर मैंने ये किया, इस तरीके से वो सीरियल वाइज बताते हुए जाए। ये वो सिंपली जब सूचना को बता पा रहा है तो इसके लिए कोई क्रम की ज़रूरत नहीं है और ये सबसे आसान तरीका होता है रिकॉल करने का। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है क्यूड रिकॉल या सांकेतिक पुनः स्मरण।
इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को जब लिस्ट लर्न करने को दी जाती है तो उसमें कोई ना कोई संकेत जुड़ा हुआ होता है, और जितना ज़्यादा संकेत और जो क्वेश्चन वाला जो वर्ड्स है, जो सुनने के लिए जो शब्द दिया जा रहा है, उसमें जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सामग्री का पुनः स्मरण कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा। तो क्यूड रिकॉल में बेसिकली जो सामग्री है उसके साथ कोई ना कोई क्यू जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास रिकॉल मेथड के कुछ वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, जैसे एक पेयर्ड एसोसिएटेड मेथड। इसमें पेयर्ड एसोसिएट मेथड में क्या होता है, एक जो शब्द प्रस्तुत करे जाते हैं, जो सामग्री प्रस्तुत करी जाती है वो पेयर में प्रस्तुत करी जाती है। दो शब्द या जो भी आइटम है वो जोड़े में प्रस्तुत करे जाते हैं, और उस जोड़े का जो एक शब्द या एक आइटम होता है वो लिस्ट में जो दूसरा आइटम है, दूसरी जो उसका जोड़ा है, उसके लिए संकेत का काम करता है। और व्यक्ति को वो पहला शब्द सुनते ही दूसरे शब्द को रिकॉल करना होता है, और जो सब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा सही रिकॉल कर पाएगा, जितना ज़्यादा सही पुनः स्मरण कर पाएगा, वो उसका रिटेंशन स्कोर माना जाता है। इसी प्रकार से एक और मेथड हमारे पास है एंटिसिपेशन मेथड, जिसे पूर्वानुमान विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत करी जाती है और उसके बाद उसके सामने एक उद्दीपक शब्द प्रस्तुत किया जाता है, और वो जो उद्दीपक शब्द होता है वो क्रम के अनुसार होता है। उद्दीपक शब्द को सुनते ही प्रयोज्य को लिस्ट में आने वाले शब्द के जो उद्दीपक शब्द आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में वो शब्द बोलना होता है। यानी एक तरीके से लिस्ट का जो पहला शब्द होता है वो अगले शब्द के लिए पूर्वानुमान का काम करता है, हिंट का काम करता है। ये क्यूड रिकॉल के टाइप्स हैं, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हम क्यूड रिकॉल की ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उसी का एक वेरिएंट है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है रिकॉग्निशन मेथड या पहचान विधि। ये स्मृति मापन के प्रमुख तरीके में से एक है। और पहचान विधि में क्या होता है, पहचान विधि में सब्जेक्ट के सामने कुछ ऐसे आइटम्स रखे जाते हैं। अभी मैं क्योंकि अध्ययन विधियों की बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट बोल रही हूँ, अदरवाइज हम सिंपल कंडीशन में भी बात कर सकते हैं। जो व्यक्ति है उसके सामने जो आइटम्स रखे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे वो पहले से परिचित होता है, और उन आइटम्स को नए आइटम्स के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, और सब्जेक्ट को नए आइटम्स और पुराने आइटम्स में डिफरेंस करना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए ये आइटम्स पुराने हैं और ये आइटम्स नए हैं, यानी वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि इन आइटम से मैं फेमिलियर नहीं हूँ। तो हम सामान्य जीवन में भी इस तरीके के बहुत सारे कार्य करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, नए व्यक्ति से, तो हम ये बता पाते हैं कि इस व्यक्ति से हम पहले नहीं मिले, तो बेसिकली वो रिकॉग्निशन मेथड ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और रिकॉग्निशन या पहचान विधि एक अचेतन प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क कोई संदर्भात्मक संकेत खोज रहा होता है जो कि हमें, जो हमारी स्मृति है उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में मदद करे। साथ ही साथ कई बार जो रिकॉग्निशन होता है वो चेतन भी होता है, जबकि हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हम अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करे हुए होते हैं और ध्यानपूर्वक हम उस पर काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज रिकॉग्निशन में हम अनकॉन्शियसली जो कॉन्टेक्सचुअल क्यूज़ हैं उनका यूज़ करते हुए नए और पुराने उद्दीपकों में अंतर कर पाते। पहचान विधि में काम करने के लिए सब्जेक्ट के सामने नई और पुरानी सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी सामग्री जिससे वो परिचित है तथा ऐसी सामग्री जो उसके लिए नई है, दोनों को मिला जुला कर प्रस्तुत किया जाता है।
और जो प्रयोज्य होता है उसे उन आइटम्स में से नई और पुरानी सामग्री को अलग करके पहचानना होता है और उसके धारण स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है R-W/N1-2 जहाँ पर R स्टैंड करता है राइट रिस्पॉन्सेज के लिए, W फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज एंड N1 नंबर ऑफ फेमिलियर आइटम्स एंड N2 नंबर ऑफ अनफेमिलियर आइटम्स। 100% कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और आवश्यकता अनुसार पहचान स्कोर निकालने के लिए अन्य फार्मूलाज भी यूज़ किए जाते हैं। अगली विधि जो आती है वो रीलर्निंग मेथड, पुनः अधिगम विधि। इसको सेविंग मेथड या बचत विधि भी कहा जाता है और ये विधि एबिंगहॉस ने 1885 में प्रस्तुत करी थी अपने स्मृति प्रयोगों के आधार पर। एबिंगहॉस ने ये वो समय था जबकि नॉनसेंस सिलेबस का आविष्कार किया, उन नॉनसेंस सिलेबस को अपने स्मृति प्रयोगों में प्रयोग किया और एबिंगहॉस वक्र प्रदान किया। तो उस समय उन्होंने जो विधि प्रयोग में लाई थी वही विधि रीलर्निंग मेथड के नाम से जानी जाती है। और इस विधि में कार्य करते समय उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस यूज़ करे जिससे कि जो पहली लर्निंग है या प्री एसोसिएशन साहचर्य या जो भी पुराने जो याद है उसका प्रभाव जो स्मृति है उस पर ना पड़े और लिस्ट को याद किया। दूसरे दिन उन्होंने पाया कि लिस्ट याद करने में कम समय लगा और जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते गए वैसे वही सामग्री कम प्रयासों में याद होती गई। तो इस विधि के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कोई भी आइटम पहले लर्न किया जाता है, कोई भी लिस्ट सबसे पहले याद करी जाती है और अलग अलग समय अंतराल के बाद जब वो लिस्ट याद करी जाती है तो उसी आइटम को दोबारा याद करने में कम समय लगता है और हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो लिस्ट कितनी भी लंबी हो, यदि वो पहले से याद कर रखी गई है तो बाद में उसे सीखने में कम समय लगता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना प्रतिशत बचत हुई, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला प्रदान किया है जो है OLT माइनस RLT अपॉन OLT इंटू 100। ये रीलर्निंग स्कोर या सेविंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है जिसमें OLT स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ओरिजिनल लर्निंग ट्रायल्स, यानी कि जो मूल अधिगम में लगे गए प्रयास की संख्या, और RLT नंबर ऑफ रीलर्निंग ट्रायल्स, यानी जब आप दोबारा सीख रहे हैं पुनः अधिगम में लगे गए प्रयासों की संख्या। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले किसी भी लिस्ट को याद करने में यदि 10 प्रयास लगे और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, तभी नहीं कुछ समय के बाद यदि वही लिस्ट दोबारा याद करी गई तो उसमें केवल 4 ही प्रयास लगे, यानी 4 प्रयासों में 100% रिकॉल हो गया। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज़ यदि यहाँ पर रखेंगे तो 10 माइनस 4 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि 60% सेविंग हुई। पहले से प्रयोज्य ने 60% कम प्रयास लिए लर्निंग करने में। तो इस प्रकार से सेविंग मेथड के द्वारा LTM में रिटेंशन का अध्ययन किया जाता है। अगली जो विधि रिटेंशन मेजरमेंट के लिए यूज़ करी जाती है वो है रिकंस्ट्रक्शन विधि, पुनर्रचनात्मक विधि। इस विधि में क्या होता है, सब्जेक्ट को कोई कार्य निश्चित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसे जंबल कर दिया जाता है, उसको अलग अलग कर दिया जाता है और सब्जेक्ट से कहा जाता है कि इसको वापस उसी तरीके से अरेंज करो जैसा कि ये मूल रूप में था। इसमें जो सामग्री यूज़ करी जाती है उसका नेचर इस प्रकार का होना चाहिए जिसको कि खंडित किया जा सके और सब्जेक्ट को ये काम यथाशीघ्र करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एक पज़ल दे रखी है, ये पज़ल पहले दिखाकर मूल रूप इसका ऐसा है, फिर इसे जंबल कर दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट से कहा जाता है कि इसको अरेंज करो। सब्जेक्ट जितना जल्दी काम कर लेगा, जितना कम प्रयास में काम कर लेगा, वो
उसका जो रिटेंशन स्कोर को सूचित करेगा। और इसमें अलग अलग तरीके के रंग आकृतियों का उपयोग होता है, और जो बच्चों या जो भाषा को नहीं जानते ऐसे व्यक्तियों पर प्रयोग करने के लिए इस तरीके की सामग्री का ही यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ पर पुनर्रचनात्मक विधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि एलटीएम में रिटेंशन का मेजरमेंट कैसे हो सकता है, या एलटीएम के स्टडी मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि विस्मरण किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।